हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी। हम सीधे बात करेंगे आज अपनी टॉपिक का, और आज हम आपके सम्मुख आदिकाल व रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर उपस्थित हुए हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, आदिकाल का समय सीमा क्या है। पहला प्रश्न, आदिकाल का समय सीमा क्या है, जिसके लिए चार ऑप्शन निर्धारित किए। फर्स्ट ऑप्शन है संवत 1000 से 1300 विक्रमी। सेकंड ऑप्शन है 1050 से 1375 विक्रमी। थर्ड ऑप्शन है संवत 1050 से 1300 विक्रमी। एंड फोर्थ ऑप्शन है 1000 से 1375 विक्रमी। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है आदिकाल का समय सीमा संवत 1050 से 1375 विक्रमी। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही कर लीजिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किस विद्वान ने दिया है। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किस विद्वान ने दिया है, जिसके लिए चार ऑप्शन निर्धारित किए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मिश्रबंधु, सेकेंड ऑप्शन है ग्रियर्सन, थर्ड ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एंड फोर्थ ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है आदिकाल को वीरगाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। अगला कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसे आप नोट करते हुए चलिए। यदि प्रश्न बने आदिकाल को मिश्र बंधुओं ने क्या नामकरण किया था, तो आदिकाल को मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल नाम दिया था। क्या नाम दिया था? आरंभिक काल। आरंभिक काल क्या नाम दिया था? आरंभिक काल। यहीं अगर पूछे ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया था, तो आदिकाल को ग्रियर्सन ने चारण काल नाम क्या दिया था? ग्रियर्सन जी ने चारण काल क्या नाम दिया था? चारण काल दिया था। जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी पूछे कि आदिकाल को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था, तो ध्यान दीजिए आदिकाल को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल नाम दिया था। क्या था? बीज वपन काल। क्या नाम दिया था? बीज वपन काल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण फैक्ट, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किस विद्वान ने दिया था? इस आधार पर इस प्रश्न का सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, जिसके लिए चार ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है सरहपा, सेकेंड ऑप्शन है चंद्रवरदाई, थर्ड ऑप्शन है गोरखनाथ एंड फोर्थ ऑप्शन है अमीर खुसरो। को सेकेंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना है। हिंदी का प्रथम कवि अधिकांश विद्वानों ने सरहपा जी को माना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का प्रयोक्ता, हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का प्रयोक्ता किसे माना जाता है, जिसके लिए चार ऑप्शन निर्धारित किए गए। फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रवरदाई, सेकेंड ऑप्शन है अमीर खुसरो, थर्ड ऑप्शन है जगनी एंड फोर्थ ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कुछ सेकेंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का प्रयोक्ता अमीर खुसरो जी को माना जाता है। किसे माना जाता है? अमीर खुसरो जी को। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है, जिसके लिए कुछ ऑप्शन निर्धारित किए गए। फर्स्ट ऑप्शन है 9, सेकेंड ऑप्शन है 84, थर्ड ऑप्शन है 12 एंड फोर्थ ऑप्शन है 48। को सेकेंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है नाथों की संख्या 9 मानी गई है। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है अबुल हसन, सेकेंड ऑप्शन है अबुल कलाम, थर्ड ऑप्शन है अबुल रहमान एंड फोर्थ ऑप्शन है शेख नबी। फोर्थ ऑप्शन है शेख नबी। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसे भी नोट कर लीजिए। अगर प्रश्न बने, यदि प्रश्न बने अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था, उनके गुरु का क्या नाम था, तो ध्यान दीजिए अमीर खुसरो के गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। आप लोग लिखते हुए चलिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
अमीर खुसरो के लेकिन यहाँ प्रश्न है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। इस प्रश्न के हिसाब से इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। यदि पूछे कि गुरु का नाम क्या था अमीर खुसरो के, तब प्रश्न का जवाब हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का प्रथम कवि किसे माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का प्रथम कवि किसे माना है, जिसके लिए 4 ऑप्शन निर्धारित किए गए। फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रवरदाई, सेकेंड ऑप्शन है सरहपा, थर्ड ऑप्शन है शंभु एंड फोर्थ ऑप्शन है पुष्पदंत। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का प्रथम कवि चंद्रवरदाई जी को माना है। किसे माना है? चंद्रवरदाई जी को माना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, विद्यापति मूलतः किस भाषा के कवि हैं। विद्यापति मूलतः किस भाषा के कवि हैं, जिसके लिए 4 ऑप्शन निर्धारित किए गए। फर्स्ट ऑप्शन है अपभ्रंश भाषा, सेकंड है मैथिली भाषा, थर्ड ऑप्शन है अवधी भाषा एंड फोर्थ ऑप्शन है ब्रज भाषा। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है विद्यापति मूलतः मैथिली भाषा के, किस भाषा के कवि हैं? मैथिली भाषा के कवि हैं। इसी आधार पे विद्यापति को मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। विद्यापति को मैथिली भाषा के कवि होने के कारण मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसके आगे आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, बार बार एग्जाम में पूछा है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए हैं। श्रावकाचार किसकी रचना है? श्रावकाचार किसकी रचना है, जिसके लिए 4 ऑप्शन निर्धारित है। फर्स्ट ऑप्शन है देवसेन, सेकंड ऑप्शन है धनपाल, थर्ड ऑप्शन है शंभु एंड फोर्थ ऑप्शन है पुष्पदंत। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है श्रावकाचार देवसेन की रचना है। कुछ कंफ्यूजन है जो मैं आपको दूर कर दूँ। अगर प्रश्न बने हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तब हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। यदि प्रश्न बने हिंदी की प्रथम रचना, हिंदी की प्रथम रचना करके आए, तब सही जवाब हो जाएगा श्रावकाचार। सही जवाब क्या हो जाएगा? श्रावकाचार। और श्रावकाचार किसकी रचना है? तो श्रावकाचार देवसेन की रचना। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, मधुकर भट्ट की रचना का क्या नाम है, जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है जय चंद्र प्रकाश, सेकेंड ऑप्शन है जय मयंक जस चंद्रिका, थर्ड ऑप्शन है जय प्रकाश चंद्रिका एंड फोर्थ ऑप्शन है दर्शन सार। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। जिसका सही जवाब है मधुकर भट्ट की रचना है जय मयंक जस चंद्रिका। मधुकर भट्ट की रचना क्या है? जय मयंक जस चंद्रिका। जय चंद्र प्रकाश किसकी रचना है, ये भी बहुत पूछता है, तो ध्यान दीजिए भट्ट केदार जी की रचना है। किसका रचना है? भट्ट केदार। कहीं कहीं केदार भट्ट भी आता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन इस प्रश्न में पूछा रहा है 10वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे और पूछा जा रहा है मधुकर भट्ट की रचना क्या है, तो मधुकर भट्ट की रचना है जय मयंक जस चंद्रिका। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। यदि प्रश्न बने जय चंद्र प्रकाश किसकी रचना है, तो भट्ट केदार जी की रचना है। अब कंफ्यूज आप नहीं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है, जिसके लिए 4 ऑप्शन निर्धारित किए गए। फर्स्ट ऑप्शन है कीर्तिलता, सेकेंड ऑप्शन है कीर्ति पताका, थर्ड ऑप्शन है वर्ण रत्नाकर एंड फोर्थ ऑप्शन है शब्द अनुशासन। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा, बिल्कुल आराम से इस प्रश्न को करिए। और अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ण रत्नाकर में मिलता है। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस में मिलता है? वर्ण रत्नाकर। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। यदि प्रश्न बनता है कीर्तिलता वो कीर्ति पताका किसकी रचना है, कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका किसकी रचना है, तो ध्यान दीजिए ये विद्यापति जी की रचना है। किसकी है? विद्यापति जी की। इंपॉर्टेंट रचना है, इसे भूलिएगा मत। विद्यापति जी की रचना है। यदि प्रश्न बने वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है, तो ध्यान दीजिए ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी की रचना है। किसकी है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी की रचना है। जबकि शब्दानुशासन, अगर प्रश्न बन जाए कि शब्दानुशासन किसकी रचना है, तो ध्यान दीजिए हेमचंद जी की रचना है। इसी आधार पर इनके प्राकृत का कवि भी कहा गया है। प्राकृत का ये शब्दानुशासन व्याकरण ग्रंथ है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, सरहपा द्वारा रचित रचना दोहा कोश किस प्रकार की रचना है। 12 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, सरहपा द्वारा रचित रचना
दोहा कोश किस प्रकार की रचना है, जिसके लिए 4 ऑप्शन निर्धारित किए गए। फर्स्ट ऑप्शन है मुक्तक रचनाएं, सेकंड ऑप्शन है प्रबंध काव्य, थर्ड ऑप्शन है खंड काव्य एंड फोर्थ ऑप्शन है गीत नाट्य। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है सरहप्पा द्वारा रचित दोहा कोश एक मुक्तक रचना है। किसकी श्रेणी माता है? मुक्तक रचना की श्रेणी माता। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, देवसेन द्वारा रचित श्लोकाचार का समय सीमा क्या है? इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट करते चलिए, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। देवसेन द्वारा रचित श्लोकाचार का समय सीमा क्या है, जिसके लिए 4 ऑप्शन निर्धारित किए गए। फर्स्ट ऑप्शन है 399 ईस्वी, सेकेंड ऑप्शन है 999 ईस्वी, थर्ड ऑप्शन है 900 ईस्वी एंड फोर्थ ऑप्शन है 933 ईस्वी। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है 933 ईस्वी। श्लोकाचार, देवसेन द्वारा रचित श्लोकाचार का समय सीमा क्या है? फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, 933 ईस्वी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है? किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इस प्रश्न के आगे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, जिसके लिए 4 ऑप्शन निर्धारित किए गए। फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, सेकंड ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, थर्ड ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी एंड फोर्थ ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है कि पृथ्वीराज रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिए, यदि प्रश्न रहता कि हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है तो उत्तर सही हो जाएगा, उत्तर सही हो जाएगा सरहप्पा। यदि प्रश्न बने कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तब ध्यान दीजिए पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि किसे कौन माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस आधार पर किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो का हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है? तभी भी इसका सही उत्तर क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, परमाल रासो के रचनाकार का नाम बताइए। परमाल रासो के रचनाकार का नाम बताइए, जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है जगनिक, सेकेंड ऑप्शन है विद्यापति, थर्ड ऑप्शन है चंद्रवरदाई एंड फोर्थ ऑप्शन है भटकेदार। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है जगनिक। जगनिक के परमाल रासो यानी जगनी की रचना मानी जाती है। अब परमाल के लिए तो जगना ही पड़ेगा, ट्रिक बना लीजिए, लंबे टाइम तक याद रहेगा। परमाल रासो के रचनाकार का क्या नाम है? जगनिक। अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो को सर्वप्रथम किस नाम से जाना जाता था? जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो को सर्वप्रथम किस नाम से जाना जाता था? जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन अल्लाह खंड, सेकेंड ऑप्शन अल्लाह गायन, थर्ड ऑप्शन है महोबा खंड एंड फोर्थ ऑप्शन अलहद। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो को सर्वप्रथम महोबा खंड नाम से, किस नाम से? महोबा खंड नाम से। किस नाम से जाना जाता है? महोबा खंड नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, विसलदेव रासो में राजमती से रूठकर विसलदेव कहाँ चला जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी ट्रिक कर लीजिए, एग्जाम में कई बार पूछा है। विसलदेव रासो में राजमती से रूठकर विसलदेव कहाँ चला जाता है? जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है कर्नाटक, सेकेंड ऑप्शन है उड़ीसा, थर्ड ऑप्शन है उज्जैन एंड फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है विसलदेव रासो में राजमती से रूठकर विसलदेव उड़ीसा चला जाता है। कहाँ चला जाता है? उड़ीसा चला जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, विसलदेव रासो की रचनाकार का क्या नाम है? तो नरपति नाल, याद कर लीजिए, रट डालिए, नरपति नाल। कौन है? नरपति नाल। कौन है? नरपति नाल जी। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट विसलदेव रासो से, सर्वप्रथम 12 मासा का प्रयोग, 12 मासा का प्रयोग किसकी रचना में की गई है? तो ध्यान दीजिए, सर्वप्रथम 12 मासा का प्रयोग विसलदेव रासो में, किसमें? तो विसलदेव रासो में मिलता है। प्रश्न बनता है कि विसलदेव रासो में नायिका का क्या नाम था? तो प्रश्न में ही उत्तर छुपा है, राजमती। नायिका का क्या नाम था? राजमती। और नायक का यदि नाम पूछे तो विसलदेव।
अब आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। आदिकाल का नाम किस विद्वान द्वारा दिया गया था? आदिकाल नाम किस विद्वान द्वारा दिया गया था? जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सेकंड ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, थर्ड ऑप्शन है श्याम नारायण पांडे एंड फोर्थ ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने दिया था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, भक्ति काल को कितने काव्य धाराओं में विभक्त किया गया? भक्ति काल को कितने काव्य धाराओं में विभक्त किया गया? जिसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया। फर्स्ट ऑप्शन है 2 काव्य धाराओं में, सेकंड ऑप्शन है 4 काव्य धाराओं में, थर्ड ऑप्शन है 8 काव्य धाराओं में एंड फोर्थ ऑप्शन है 12 काव्य धाराओं में। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है भक्ति काल को 2 काव्य धाराओं में सगुण काव्य धारा एंड निर्गुण काव्य धारा। कितनी काव्य धारा में? 2 काव्य धाराओं में। सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्षमा चाहूंगी, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। 2 काव्य धाराओं में। कितने काव्य धाराओं में? 2 काव्य धाराओं में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अलवार भक्तों की संख्या कितनी? अलवार भक्तों की संख्या कितनी है? जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकंड ऑप्शन है 9, थर्ड ऑप्शन है 12 एंड फोर्थ ऑप्शन है 16। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 12, चौथा ऑप्शन है 16। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 12। अगर यही प्रश्न रहता नयनार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है, तो ध्यान दीजिए नयनार भक्तों की संख्या कितनी है? 64 है। कितनी है? 64 है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम था? कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम था? आसान प्रश्न। कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम था? जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है राघवानंद, सेकंड ऑप्शन है रामानंद, थर्ड ऑप्शन है रामानुजाचार्य और फोर्थ ऑप्शन है विष्णु स्वामी। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद था। कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद था। कबीरदास की रचनाओं का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? ध्यान दीजिए, यहाँ रचनाओं का संग्रह पूछ रहा है, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। फर्स्ट ऑप्शन है साखी, सेकंड ऑप्शन है सबद, थर्ड ऑप्शन है रमेनी एंड फोर्थ ऑप्शन है बीजक। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है कबीरदास की रचनाओं का संग्रह बीजक नाम से, किस नाम से? बीजक नाम से जाना जाता है। यदि प्रश्न बने कि कबीरदास की रचनाओं का संग्रह बीजक किसके द्वारा संग्रहित है, तब इसका उत्तर हो जाएगा धर्मदास द्वारा। किसके द्वारा? धर्मदास जी द्वारा। किसके द्वारा? धर्मदास जी द्वारा। स्पष्ट हो गया होगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कबीरदास की रचनाओं का संग्रह किसके नाम से जाना जाता है, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बीजक। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? जिसके लिए 4 ऑप्शन निर्धारित किए गए। फर्स्ट ऑप्शन है अवधी भाषा, सेकंड ऑप्शन है ब्रज भाषा, थर्ड ऑप्शन है खड़ी बोली एंड फोर्थ ऑप्शन है अपभ्रंश भाषा। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है रामचरितमानस की भाषा अवधी भाषा। क्या है? अवधी भाषा है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी भाषा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है रामचरितमानस से। यदि प्रश्न बने कि रामचरितमानस किसकी रचना है, आसान सा प्रश्न है, तो उत्तर क्या है? गोस्वामी तुलसीदास। उत्तर क्या है? गोस्वामी तुलसीदास। यदि प्रश्न है कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड है, सर्ग नहीं कांड होता है, कांड, यदि कांड पूछे तो ध्यान दीजिए रामचरितमानस में कुल कितने कांड हो जाएंगे? 7 कांड है। कितने कांड है? 7 कांड है। कितने कांड है? 7 कांड। कांडों की संख्या कितनी है? 7 है। लेकिन यहाँ रामचरितमानस की भाषा पूछ रहा है, इस आधार पर रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी भाषा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका किस भाषा में रचित है? गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका किस भाषा में? तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है अवधी भाषा, सेकंड ऑप्शन है ब्रज भाषा, थर्ड ऑप्शन है मैथिली भाषा एंड फोर्थ ऑप्शन है संस्कृत भाषा। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। क्या है? ब्रज भाषा है। ध्यान दीजिए गोस्वामी तुलसीदास जी को दोनों ही भाषाओं पे, अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं पे समान अधिकार था, लेकिन यहाँ विनय पत्रिका की भाषा पूछी जा रही है। किसकी भाषा पूछी जा रही है? विनय पत्रिका की। विनय पत्रिका की भाषा पूछी। अब विनय पत्रिका किस भाषा में? ब्रज भाषा में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करते हुए चलिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है।
तुलसीदास की भक्ति किस भक्ति की श्रेणी में आती है? तुलसीदास की भक्ति भाव किस भक्ति की श्रेणी में आती है? जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है दासी भाव, सेकेंड ऑप्शन है साख्य भाव, थर्ड ऑप्शन है माधुरी भाव एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। कुछ सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति भावना दास्य भाव की श्रेणी में आती। किसकी भाव में? दास्य भाव की श्रेणी में। तुलसीदास की भक्ति भावना किसकी श्रेणी में आती है? दासी भाव। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यदि यही प्रश्न बने कि सूरदास की भक्ति भावना किस श्रेणी में आती है, तो सूरदास की भक्ति भावना किसकी श्रेणी में आती है? सूरदास जी की। तो सूरदास जी की भक्ति भावना शाक्य भाव की श्रेणी में आती है। यही प्रश्न बनता कि माधुर्य भाव किसकी भक्ति भावना है, तो मीराबाई जी का है। किसका है? मीराबाई जी का है। किसका है? मीराबाई की। अथवा मीराबाई की भक्ति भावना किसकी है? किस प्रकार की भक्ति भावना है? तो उत्तर सही हो जाएगा मधुर भाव। लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से तुलसीदास की भक्ति भावना किसकी श्रेणी के अंतर्गत आती है? किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, दासी भाव की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भक्ति काल व रीत काल के बीच की कड़ी किस आचार्य को माना जाता है? भक्ति काल व रीत काल के बीच की कड़ी किस आचार्य को माना जाता है? जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है मतीराम, सेकेंड ऑप्शन है केशव, थर्ड ऑप्शन है देव एंड फोर्थ ऑप्शन है भूषण। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है भक्ति काल व रीत काल के बीच की कड़ी आचार्य केशवदास को माना जाता है। केशवदास या केशव भी हो सकता है। इनका पूरा नाम आचार्य केशवदास है। स्पष्ट हुआ? पूरा इनका सम्मानित नाम आचार्य केशवदास है। तो भक्ति काल और रीत काल के बीच की कड़ी किस आचार्य को माना जाता है? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, केशवदास जी को माना जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। 27वें नंबर का प्रश्न है, रीतिकाल का समय सीमा क्या है? मैं आराम से चलूंगी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ताकि आपको कहीं कुछ कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट ऑप्शन है संवत 1600 से 1800 विक्रमी तक, सेकेंड ऑप्शन है संवत 1600 से 1846 विक्रमी तक, थर्ड ऑप्शन है संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक, और फोर्थ ऑप्शन है संवत 1643 से 1843 विक्रमी तक। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है संवत 1700 से 1900 विक्रमी पूछा, इसलिए सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रीतिकाल का समय सीमा क्या है? संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जिसके लिए 4 ऑप्शन निर्धारित किए गए। फर्स्ट ऑप्शन है श्रृंगार काल, सेकेंड ऑप्शन है कला काल, थर्ड ऑप्शन है अलंकृत काल एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी कथन सत्य है। कुछ सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है रीतिकाल को उपरोक्त सभी कथन सही है। इन तीनों नाम से जाना जाता है। इन तीनों नाम से जाना जाता है। अब ध्यान दीजिए, अगर प्रश्न बने कि श्रृंगार काल, रीतिकाल को श्रृंगार काल किस विद्वान ने दिया था, तो आचार्य, यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ध्यान दीजिए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। श्रृंगार काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया था। अगला है कि कला काल किसने दिया था? कला काल, तो ध्यान दीजिए, डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल रसाल है। रमाशंकर शुक्ल रसाल, पुनः मैं लिख दे रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल है, रसाल। स्पष्ट हो गया होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। इससे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, मैं उसे भी देख ले रही हूँ, क्षमा चाहूंगी, बार बार बोल दे रही हूँ। अलंकृत काल किसने नाम दिया था? तो ध्यान दीजिए, रीतकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने दिया था। किसने दिया था? मिश्र बंधुओं ने दिया था। किसने दिया था? मिश्र बंधुओं ने दिया था। स्पष्ट हो गया होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? ध्यान दीजिए, यहाँ पूछ रहा है रीतिबद्ध काव्यधारा के, तो रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है?
जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है आचार्य केशवदास, सेकेंड ऑप्शन है घनानंद, थर्ड ऑप्शन है आलम और फोर्थ ऑप्शन है बिहारी। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि आचार्य केशवदास है। इनके अलावा आचार्य केशवदास के अलावा मतीराम, भूषण, देव भी रीतिकाल के क्या है, रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवियों के अंतर्गत आते हैं। चिंतामणि भी, आचार्य चिंतामणि भी रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने अपने किस रचना में रीतिकाल को 3 भागों में विभक्त किया है? आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने अपनी किस रचना में रीतिकाल को 3 भागों में विभक्त किया? जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है हिंदी साहित्य का अतीत, सेकेंड ऑप्शन है हिंदी साहित्य का इतिहास, थर्ड ऑप्शन है हिंदी साहित्य का भूमिका एंड फोर्थ ऑप्शन हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है आचार्य विश्वनाथ ने अपने हिंदी साहित्य के अतीत, किस रचना में? हिंदी साहित्य के अतीत में रीतिकाल को 3 भागों में विभक्त किया। अब ध्यान दीजिए, याद करने का ट्रिक क्या है? जो विश्व का नाथ होगा वही तो अतीत के बारे में विचार करेगा। विश्व का नाथ, अब सारी ही रचनाएं एक जैसी लग रही होंगी तो इसके लिए हो जाएगा ट्रिक, जो विश्व का नाथ होगा वही तो अतीत के बारे में विचार करेगा। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने अपनी किस रचना में रीतिकाल को 3 भागों में विभक्त किया? तो उत्तर सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, हिंदी साहित्य का अतीत। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काव्य का, यहाँ मिस्टेक हो गया है, रीति काव्य होगा, रीति काव्य का प्रवर्तक किसे माना है? जिसके लिए 4 ऑप्शन है। आचार्य केशवदास, आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी, थर्ड ऑप्शन है बिहारी लाल एंड फोर्थ ऑप्शन है कविदेव। जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है आचार्य केशवदास, सेकंड ऑप्शन है आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी, थर्ड ऑप्शन है बिहारी लाल एंड फोर्थ ऑप्शन है कविदेव। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है आचार्य चिंतामणि। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत। इसका सही जवाब क्या है? आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होकर फर्स्ट ऑप्शन लगा लेते हैं जो गलत है। आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। रीतिकालीन कवियों की भाषा क्या थी? रीतिकालीन कवियों की भाषा क्या थी? जिसके लिए 4 ऑप्शन निर्धारित किए। फर्स्ट ऑप्शन है अवधी भाषा, सेकंड ऑप्शन है अपभ्रंश भाषा, थर्ड ऑप्शन है मैथिली भाषा एंड फोर्थ ऑप्शन है ब्रज भाषा। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है रीतकालीन कवियों की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी। क्या थी? रीतिकाल में जितने भी कवि हुए उन सब की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी। प्रश्न है रीतिकालीन कवियों की भाषा क्या थी? तभी उत्तर सही होगा। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ब्रज भाषा। रीतिकालीन कवियों ने किस भाषा का प्रयोग किया? तब भी वो उत्तर सही क्या होगा? ब्रज भाषा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। बिहारी के गुरु का क्या नाम था? बिहारी के गुरु का क्या नाम था? जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है नरहरि दास, सेकंड ऑप्शन है रामानंद, थर्ड ऑप्शन है केशवदास, फोर्थ ऑप्शन है भूषण। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है बिहारी के गुरु का नाम नरहरि दास था। क्या? बिहारी के गुरु का क्या नाम था? नरहरि दास। अब बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, गुरु शिष्य परंपरा से प्रश्न बन ही जाता है, इसलिए मैं इन प्रश्नों को रखी हूँ, इन प्रश्नों को मैं स्थायी रूप से रखी हूँ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। बिहारी किसके दरबारी कवि थे? बिहारी किसके दरबारी कवि थे? जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है महाराजा जयसिंह, सेकंड ऑप्शन है महाराजा अजीत सिंह, थर्ड ऑप्शन है महाराजा राम सिंह एंड फोर्थ ऑप्शन है महाराजा जयचंद सिंह। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है बिहारी महाराजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। बिहारी महाराजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न बिहारी से ही संबंधित है। बिहारी द्वारा रचित बिहारी सरसई किस छंद में रचित है? आसान प्रश्न है लेकिन बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। बिहारी द्वारा रचित बिहारी सरसई में किस छंद का प्रयोग किया गया है? किस छंद में रचा गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है दोहा छंद, सेकंड ऑप्शन है चौपाई छंद, थर्ड ऑप्शन है सोरठा छंद एंड फोर्थ ऑप्शन है कुंडलिया छंद। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है बिहारी द्वारा रचित बिहारी सरसई में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। आप पढ़े भी होंगे बिहारी के दोहे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है।
निम्न में से कौन सा कवि रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा का कवि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा का कवि नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है बोधा, सेकंड ऑप्शन है ठाकुर, थर्ड ऑप्शन है आलम एंड फोर्थ ऑप्शन है रामानंद। फोर्थ ऑप्शन है रामानंद। फर्स्ट ऑप्शन है बोधा, सेकंड ऑप्शन है ठाकुर, थर्ड ऑप्शन है आलम एंड फोर्थ ऑप्शन है रामानंद। ध्यान दीजिए, जब भी नहीं प्रश्न बने कि जैसे इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा का कवि नहीं है, नहीं शब्द जब भी आए तो ध्यान दीजिए नहीं को अंडरलाइन कर लेना चाहिए। यहाँ नहीं पूछ रहा है तो बोधा, ठाकुर और आलम किस काव्यधारा के? रीतिमुक्त काव्यधारा के। लेकिन रामानंद इसमें दे दिया, जबकि घनानंद रीतिमुक्त काव्यधारा के और रामानंद किस काव्यधारा के हैं? तो भक्ति काल के हैं। भक्ति काल किस काल के हैं? तो भक्ति काल के। यहाँ काल ही अंतर है और सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवदास की नहीं? जिसके लिए चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है कवि प्रिया, सेकंड ऑप्शन है रसिक प्रिया, थर्ड ऑप्शन है विज्ञान गीता एंड फोर्थ ऑप्शन सुजान सागर। को सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है कि कवि प्रिया, रसिक प्रिया और विज्ञान गीता ये तीनों ही केशवदास की रचना है। जबकि इसमें नहीं पुनः पूछा गया है तो सुजान सागर किसका है? सुजान सागर, क्षमा चाहूंगी, घनानंद है, धनानंद नहीं है, घना नंद घनानंद जी की रचना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, बीरा वारिस के रचनाकार कौन है? जिसके लिए चार ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है ठाकुर, सेकंड ऑप्शन है बोधा, थर्ड ऑप्शन है घनानंद एंड फोर्थ ऑप्शन है मतीराम। को सेकंड का टाइम दिया जाएगा। बीरा वारिस किसकी रचना है? बीरा वारिस बोधा की रचना है। किसकी रचना है? बोधा की रचना है। ध्यान दीजिए, यदि प्रश्न बने कि ठाकुर की रचना क्या है तो ठाकुर शतक, शतक किसकी रचना है? बोधा की रचना है। प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, घनानंद की रचना पूछ देता है। सुजान सागर किसकी रचना है? सुजान सागर घनानंद का रचना है। आलम केल किसकी रचना है? आलम की रचना है। जबकि मतीराम की रचना क्या है? मतीराम की रचना बहुत एग्जाम में पूछता है। ध्यान दीजिए, मतीराम की रचना हम बोल दे रहे हैं, आप नोट करते चलिए। ललित लालाम, रसराज, वृत्त कौमुदी है, वृत्त कौमुदी। जबकि इसके अलावा फूल मंजरी भी कई बार पूछा है। किसकी रचना है? तो मतीराम की है। ये फूल मंजरी मतीराम की प्रथम रचना है। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है बीरा वारिस के रचनाकार कौन है? तो बीरा वारिस के रचनाकार बोधा जी हैं। मैं एक साथ कई प्रश्नों को बताती चल रही हूँ, उत्तर बताती चल रही हूँ कि आपको कंफ्यूज ना है। मात्र 40 प्रश्नों की श्रृंखला है, लेकिन मैं इसमें 80 प्रश्न से कम नहीं दूंगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, देव की रचना निम्न में से कौन सा नहीं है? यहाँ नहीं पूछा, निम्न में से कौन सा नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ, जहाँ नहीं शब्द आए वहाँ आप अंडरलाइन कर लीजिए। चार ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है भावविलास, सेकंड ऑप्शन है अष्टयाम, थर्ड ऑप्शन है काव्य रचना एंड फोर्थ ऑप्शन है कवि कुल कल्पतरु। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है कवि कुल कल्पतरु देव की रचना नहीं है। कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? तो चिंतामणि जी की रचना है। ध्यान दीजिए, भाव विलास, अष्टयाम और काव्य रसायन ये तीनों ही रचनाएं किसका है? देव की रचना है। अब ये कोई बता सकता है कि अष्टयाम भक्ति काल में और किसकी रचना है? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? जिसके लिए चार ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है प्रियप्रकाश, सेकंड ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, थर्ड ऑप्शन है साकेत एंड फोर्थ ऑप्शन है कमायनी। ये आपकी श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। आप कंफ्यूज कैसे हो सकते हैं? ध्यान दीजिए, अगर पूछे ही खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, यदि प्रश्न बन जाए खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता, तब उत्तर हो जाएगा प्रिय प्रवास।
तब उत्तर क्या हो जाएगा? प्रिय प्रवास। लेकिन यहाँ पूछ रहे हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, इस आधार पे पृथ्वीराज रासो बिल्कुल सही है। अब ध्यान दीजिए और महत्वपूर्ण इसमें क्या क्या है। अगर पूछे छायावाद का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य या सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य की श्रेणी में कौन आता है, तो कामायनी छायावाद की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। जो महाकाव्य है किस काल का है? छायावाद की। सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? कामायनी। यदि प्रश्न बने कि उर्मिला का विरह पीड़ा का वर्णन या विरह व्यथा का वर्णन किस महाकाव्य में किया गया है, तो साकेत में किया गया। साकेत किसकी रचना है? तो साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। बस ये चारों इफेक्ट क्लियर हो गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। अगर वीडियो नहीं अच्छा लगा होगा तो डिसलाइक का बटन प्रेस करिएगा। लेकिन डिसलाइक का बटन प्रेस करने के साथ ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि किस कारण से आपने डिसलाइक किया है। बस आज इतना ही। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे दूंगी। धन्यवाद।